मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी वागधारा चैनल में आपका स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी तैयारी में पूरी शिद्दत से लगे होंगे और इन श्रृंखलाओं का अध्ययन जरूर कर रहे होंगे। ये श्रृंखलाएं आपकी हिंदी की परीक्षा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी है, सबके लिए उपयोगी हैं और व्याकरण में कोई बंटवारा नहीं है। प्रायः व्याकरण में समानता ही होती है। तो आप जो भी परीक्षा छोटी बड़ी जो भी दे रहे हों, ये आपके हर परीक्षा के लिए पूरी तरह से सहयोगिनी होगी। और ये श्रृंखलाएं, अगर आप सभी श्रृंखलाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो आप कहीं न कहीं आपकी हिंदी बहुत ही बेहतर हो रही है। पिछले क्रम में हम लोगों ने अभ्यास 31 श्रृंखला तक की चर्चा की थी और यह श्रृंखला आप अध्ययन करने के बाद ये महसूस करते होंगे कि हमारी परीक्षा में ये ज़रूर मजबूती लाएंगी। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले श्रृंखला अभ्यास 32 पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत से पहले यदि आपको बेहतर लगे तो चाहूँगा, उम्मीद करूँगा, अपेक्षा करूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। आइए अपने पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? ए 343, बी 343 1, सी 43 2, डी 44। तो जैसा हम जानते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 ए यानी फर्स्ट में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और 343 2 में अंग्रेजी को 15 वर्ष के लिए राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। लेकिन ये लगातार बढ़ाया जाता रहा है। तो हिंदी की बात की गई है तो हिंदी को 343 फर्स्ट के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए विकल्प भी हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में किस स्वर को उदासीन या शहीदी स्वर के रूप में जाना जाता है? ए आ, बी ई, सी उ, डी री। तो जैसा हम जानते हैं, आ ही हमारा शहीदी स्वर है, उदासीन स्वर है। शहीदी स्वर इसलिए क्योंकि ये व्यंजन में जब मिलता है उसके हल चिन्ह को हटा करके समाहित हो जाता है। इसकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती है, इसीलिए हमारी मात्राओं की संख्या स्वरों में 10 ही मानी जाती है। इसके प्रत्यक्ष में दिखने में कोई मात्रा नहीं है, उसमें जा कर के व्यंजनों में समाहित हो जाता है, शहीद हो जाता है। इसीलिए इसे शहीदी या उदासीन स्वर कहा गया है ह्रस्व आ को, इसलिए विकल्प ए हमारा सही हो जाता है, ह्रस्व आ। प्रश्न नंबर 3, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा संपूर्ण स्वर होते हैं? ए अल्पप्राण, बी महाप्राण, सी घोष, डी अघोष। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा हम जानते हैं अल्पप्राण में होता है और सारे स्वर अल्पप्राण और घोष दोनों होते हैं। तो चूंकि वर्गीय व्यंजन की भी बात यहाँ पहले, तीसरे, पांचवें की आई है, संपूर्ण स्वर की बात आई है, इसलिए अल्पप्राण में जाएगा। और अल्पप्राण का एक फार्मूला भी आप लोग बना लेते हैं, 135 प्लस अंतस्थ और प्लस संपूर्ण स्वर। प्रश्न नंबर 4, निम्न में समृद्ध स्वर है? ए ई उ ऊ, बी ई ए सी उ ऊ, डी ओ औ। तो जैसा हम जानते हैं कि समृद्ध स्वर हमारे ई और उ हैं, तो ये हमारे समृद्ध स्वर में चले जाते हैं, इसलिए विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, जिसमें मुंह हमारा बंद सा रहता है। अर्ध समृद्ध में हमारा ए ओ हो जाता है, विवृत में हमारा दीर्घ आ स्वर हो जाता है। विवृत का शाब्दिक अर्थ है खुला हुआ, और अर्ध विवृत में ह्रस्व आ और आई और औ हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, सूर्य का स्त्रीलिंग है? पिछले श्रृंखला में ऐसा आया, पता चला कि ये प्रश्न चर्चा होने से छूट गया था, इसलिए मैंने इसको इसमें लिया। ए सूर्या, बी सूर्य, सी सूर्य, डी सूर्य। तो जैसा हम जानते हैं सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या होता है, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है, इसलिए इस पर ध्यान दें। प्रश्न नंबर 6, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ए सौर श्रेणी, बी मागधी, सी अर्धमागधी, डी महाराष्ट्री। तो ये सौर श्रेणी जो पश्चिमी हिंदी है हमारी, इसका विकास जो है सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है,
इसलिए विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। मागधी से बिहारी का, अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी, अवधी वगैरह छत्तीसगढ़ी, मराठी जो है महाराष्ट्री से। प्रश्न नंबर 7, भोजपुरी हिंदी किस उपबोली के अंतर्गत आती है? ए बिहारी, बी खस, सी पूर्वी हिंदी, डी पश्चिमी हिंदी। तो बिहारी हिंदी जो है हमारी मागधी के अंतर्गत आती है। खस में पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी में अवधी वगैरह छत्तीसगढ़ी, और तो इस तरह से हमारा बिहारी जो है हिंदी में आएगी भोजपुरी। मैथिली, मगही, भोजपुरी ये सब बिहारी में आएंगी, इसलिए विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, दिनों दिन में समास है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव। जैसा हम जानते हैं एक ही शब्द दो बार अगर होता है तो एक दूसरे का अव्यय का काम करने लगता है। दिनों दिन, रातों रात, धीरे धीरे, धड़ाधड़, सरासर, ऐसे जो आएंगे शब्द जोड़े में तो वो अव्ययी भाव में जाते हैं, इसलिए दोनों दोनों हमारा अव्ययी भाव में जाएगा। प्रश्न नंबर 9, प्रातः काल हुआ और पक्षियां चहचहाने लगीं में रचना के आधार पर वाक्य है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, डी कोई नहीं। जैसा हम जानते हैं संयुक्त वाक्य हमारे वाचक चिन्ह दो वाचक चिन्हों के माध्यम से और दो मुख्य वाक्य किसी कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, और एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ऐसे वाचक चिन्हों से जुड़े होते हैं दोनों वाक्य, इसलिए ये हमारा संयुक्त वाक्य में जाएगा। विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, तद्भव तत्सम का अशुद्ध युग्म है। अफीम, अहिफेन सही है। बी आयस, आदेश सही है। सी इलायची, यला सही है। डी आप, आत्मन अशुद्ध है। आपका तत्सम आत्मा होता है और अपना का तत्सम आत्मन होता है, इसलिए विकल्प डी हमारा अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 11, वृक्षोपरि का संधि विच्छेद है। ए वृक्षोप प्लस परि, वृक्ष प्लस उपरि, वृक्ष प्लस उपरि, वृक्ष प्लस पर। जैसा हम जानते हैं आ या आ के बाद उ या उ आए तो गुण संधि होती है। वृक्ष प्लस उपरि इसमें आएगा, इसलिए हमारा गुण संधि के तहत ये वृक्ष प्लस उपरि शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए उच्छ्वास, ये शुद्ध है। उत प्लस श्वास, उच्छ्वास, ऊपर की ओर सांस निकलना, सांस लेना, तो इस तरह से हमारा विकल्प ये शुद्ध है। सहस्र, ये हजार का तत्सम रूप है, ये भी शुद्ध है। सी धूमकेतु, ये भी अग्नि का पर्यायवाची है और शुद्ध है। धूमकेतु, धूम है ध्वज जिसका। डी अभयारण्य, ये अशुद्ध है। अगर ये अभयारण्य होता जहाँ जिस ऐसा जंगल जहाँ पर डर ना लगे तो ये सही होता। अभयारण्य होने के नाते ये अशुद्ध है, विकल्प डी। प्रश्न नंबर 13, वह, तुम और हम जाएंगे सर्वनामों का सही क्रम है। तो इस तरह से इसका शुद्ध चारों में से ढूंढना है किसका सर्वनामों का क्रम सही है। मैं, तुम और वह जाएगा, वह, तुम और हम जाएंगे, तुम, वह और हम जाएंगे, हम सभी जाएंगे। तो जैसा हम जानते हैं सही क्रम में करने के लिए सबसे पहले मध्यम पुरुष, फिर उसके बाद अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष, और तब उसके बाद मध्यम पुरुष। इस प्रकार से हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। तुम, वह और हम जाएंगे, विकल्प सी। प्रश्न नंबर 14, अशुद्ध विलोम युग्म है। ए वृष्टि, आवृष्टि। तो जैसा हम जानते हैं वृष्टि कहें या आवृष्टि कहें, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, वर्षा से संबंधित हैं। पहला विकल्प ही हमारा अशुद्ध हो जाता है। बी उत्तम, अधम, अच्छा, नीच, तो ये दोनों विलोम हैं, सही है। सी अग्र, पश्च, आगे पीछे, ये भी सही है। डी आगामी, विगत, ये भी सही है। प्रश्न नंबर 15, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है में कौन सी संज्ञा है। काम टहलना है, जिसमें कौन सी संज्ञा है जिसका का काम टहलना में
है। क्रियार्थक संज्ञा, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है में कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? केवल इसमें टहलना में कहने का मतलब है टहलना में कौन सी संज्ञा है? तो हो जाएगा क्रियार्थक संज्ञा, नामधातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक। तो टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यह आपका क्रियार्थक संज्ञा में चला जाएगा। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ऐसा कहता है तो क्रियार्थक संज्ञा में, क्रियार्थक संज्ञा का काम करती है, इसलिए क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, कार्य करने की इच्छा करना वाक्यांश का एक शब्द है। चिकीर्षा पहला ही विकल्प सही है, कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा। शिश्रिक्षा रचना करने की इच्छा करना, शिश्रिक्षा। दिदृक्षा देखने की इच्छा करना, विवाक्षा बात कहने की इच्छा करना। तो इस तरह से ये सब नहीं है, कार्य करने की इच्छा विकल्प ही सही है। 17, रात भर जागना अच्छा नहीं है, इसमें अभिकारी रूप है। संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, विस्मयार्थ बोधक। जैसा हम जानते हैं जब कोई अव्यय संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे पद से बताता है तो वो जो है संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। यहाँ भर रात का संबंध जागना क्रिया से जोड़ता है, इसलिए संबंध बोधक अव्यय होगा, विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, टीम संज्ञा का रूप है, यानी टीम में कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी समूहवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी भाववाचक। तो टीम एक समूह का बोध करा रही है जिसमें कई होंगे उसके सहयोगी के रूप में, उसके सदस्य के रूप में, इसलिए ये समूहवाचक में जाएगा। टीम है, कक्षा है, सेना है, भीड़ है, ये समूहवाचक संज्ञा में जाएंगे, इसलिए विकल्प भी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, स्वजन और स्वजन समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का अर्थ है। आत्मीयजन कुत्ता, व्यक्ति पशु, सज्जन दुष्ट, कोई नहीं। तो जैसा हम जानते हैं स्व माने अपना, जन माने व्यक्ति, आत्मीय व्यक्ति, आत्मीय जन, और स्वजन जो होता है वो कुत्ता होता है, इसलिए विकल्प ई हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, संयुक्त व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या है। तो संयुक्त व्यंजन में हम जानते हैं छत्र, ज्ञा और स्रा। संघर्षी व्यंजन में ऊष्म व्यंजन हमारे आते हैं सा, सा, साहा। स्पर्श संघर्षी में हमारे चा, छा, जा, झा आते हैं। या और इन तीनों की संख्या 4 4 ही होती है, तो जिस विकल्प में 4 4 4 हो वो सही होगा। ए 4 3 2 गलत है, बी 4 4 4, इसलिए विकल्प बी सही है। सी 3 2 4 गलत है, 3 2 4 भी गलत है। 21, संक्षेपीकरण की प्रक्रिया है या संक्षेपीकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। ए संधि, बी समास, सी रस, डी छंद। तो शब्दों के संक्षेपीकरण की प्रक्रिया को समास कहते हैं, इसलिए विकल्प बी हमारा सही हो जाता है। और वर्णों का मेल होता है तो संधि होती है। प्रश्न नंबर 22, उपल उत्पल समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का अर्थ है। ओला कमल, उपला कण, गोमय काल, कोई नहीं। तो जैसा हम जानते हैं उपल का अर्थ होता है ओला और उत्पल का अर्थ होता है कमल, तो इस तरह से हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, चतुर, नागरिक, मोथा, सोठ ये अनेकार्थी शब्द हैं किसके? ये अनेकार्थी शब्द हैं किसके? विकल्प नीचे दिए गए हैं। ए अर्क, बी नागर, सी इला, डी गो। अर्क हम जानते हैं सूर्य, मदार, इंद्र, स्फटिक, काढ़ा आदि होता है। बी का चतुर, नागरिक, मोथा, सोठ ये चारों होते हैं, तो विकल्प भी हमारा सही हो जाता है। इला का भी जानते हैं सरस्वती, पृथ्वी ये सब होता है, इसलिए ये भी जाएगा अनेकार्थी, लेकिन दूसरे का है। डी गो गाय, किरण, इंद्रिय, स्वर्ग इसका भी होता है, ये भी नहीं होगा। तो चतुर, नागरिक, मोथा, सोठ हमारा नागर का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगे किस काल का वाक्य है? संभाव्य भविष्य, हेतु हेतुमत भविष्य, संदिग्ध भूत, कोई नहीं। तो जैसा हम जानते हैं कंडीशनल वाक्य जो होता है वो यदि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो
तो हमारा हेतु हेतु मत भूत भविष्य में ही जाएगा ये। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह कहे तो मैं प्रयास करूं, यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो हेतु हेतु भविष्य में ही ये जाएगा। विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, उप विराम का चिन्ह है ए बी। तो ये उप विराम का चिन्ह हमारा ए ही है, सही हो गया। बी कामा का है, अल्पविराम कहेंगे। सी अर्धविराम का है। डी जो है पूर्ण विराम का है। प्रश्न नंबर 26, विराम चिन्हों की संख्या है ए 17, बी 18, सी 19, डी 20। जैसा हम जानते हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हमारे विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी गई है, इसलिए विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 27, कैंची किस भाषा का शब्द है ए तुर्की, बी पुर्तगाली, सी अरबी, डी फारसी। तो कैंची हमारी तुर्की भाषा का शब्द है, इसलिए विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 28, लाठीचार्ज स्रोत के आधार पर कैसा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है, संकर है। तो अब देखिए इसमें लाठीचार्ज, लाठी हिंदी है और चार्ज अंग्रेजी है। दो भाषाओं से मिले हुए शब्द जो हैं संकर में जाते हैं, इसलिए विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा, संकर। प्रश्न नंबर 29, किसान द्वारा खेत जोता गया में वाच्य है। अब जैसा हम जानते हैं से के द्वारा आता है तो जो है कर्मवाच्य में जाता है। ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी कोई नहीं। तो किसान के द्वारा खेत जोता गया तो ये चला जाएगा हमारा कर्मवाच्य में, इसमें क्रिया कर्म के अनुसार रखी गई है, इसलिए हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा, कर्मवाच्य। प्रश्न नंबर 30, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। इसमें नए विवाहित नायक नायिका के मिलन की बात की गई है। दोनों लोग बात करते हैं, एक कहा नायिका कुछ नायक कुछ कहता है, नायिका मना करती है, उसको पसंद करना चाहता है, वो चिढ़ जाती है। दोनों के आपस में नेत्रों के माध्यम से मिलन होता है, संमिलित होते हैं। इस तरह से वो भवन में बात करते हैं, नयनन ही सो बात अपने नेत्रों के माध्यम से ही करते हैं। यानी नायक नायिका के प्रत्यक्ष मिलन होने के कारण ये श्रृंगार रस में, और श्रृंगार मिलन है इसलिए संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। तो ये वीर रस नहीं है, बी करुण रस नहीं है, सी रौद्र रस नहीं है, डी संयोग श्रृंगार रस होगा, इसलिए हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस श्रृंखला पर चर्चा की। उम्मीद करता हूँ श्रृंखला आपको ज़रूर बेहतर लगी होगी। इस उम्मीद और अपेक्षा के साथ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर आप अवश्य करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ अगली श्रृंखला के मिलने तक आप सभी को हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।